नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात एक ऐसे मुद्दे की करेंगे जो जुड़ा है हमारे देश के भविष्य यानी हमारे देश के युवाओं से। कार्यक्रम में चर्चा से पहले मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आप किसी को कुछ बताएं और वो आपकी बात भाषा के कारण समझ ही ना सके, या यूं कहें कि आप सामने वाले की बात ना समझ पाएं, कारण भाषा। लेकिन इन हालातों से आगे जाकर आप किसी ना किसी तरीके से समझौता कर ही लेते हैं। मजबूरी भी है, जो भाषा आपको आती ही नहीं आप उसको समझेंगे कैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं। दरअसल हमारे देश में दशकों से क्षेत्रीय भाषा में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की मांग होती रही है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण लाखों छात्रों को उनके जीवन में वो सब नहीं मिल पाया जिसके वो सही मायनों में हकदार थे। इस परेशानी से प्रतियोगी परीक्षा देने वाले लाखों युवा बरसों तक जूझते रहे। अब जाकर इस दिशा में सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक है, यानी एसएससी पहली बार हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा आयोजित कर रहा है। यह कदम नौकरी चाहने वाले सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका देगा। क्या है इस फैसले के मायने? क्या यह देर से लिया गया सही फैसला है? भविष्य में इस कदम के क्या परिणाम होंगे? इन्हीं तमाम पहलुओं पर मुद्दा आपका में इस पे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव श्यामल कुमार सरकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्यामल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय संयोजक देवेंद्र सिंह जी से। देवेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं श्यामल जी आपसे करूंगा। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों के जीवन से जुड़ा है, नौकरी से जुड़ा है, भारतीय भाषाओं से जुड़ा है। इस पहल को आप कैसे देखते हैं? क्या उद्देश्य है इसके पीछे? सेंट्रल गवर्नमेंट में करीब करीब 80 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स है जी। तो इनका जो एम्प्लॉइज है इनको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। ग्रुप ए कैटेगरी मींस द एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, ग्रुप बी इज द मिडिल लेवल पोजीशंस एंड ग्रुप सी इज द लोएस्ट लेवल पोजीशन। नाउ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉई है ग्रुप ए में 2.8% एम्प्लॉई है एंड 89% एम्प्लॉइज आर देयर इन द ग्रुप सी कैटेगरी में। ग्रुप बी कैटेगरी में 8.5% एम्प्लॉई है। तो हमारा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ये ग्रुप बी एंड ग्रुप सी को एम्प्लॉय जो रिक्रूट करना है इनके लिए इंटरव्यू सिलेक्शन करते हैं ना। अभी जो ऑर्डर निकला है, गवर्नमेंट जो ऑर्डर निकला है डीओपीटी में, जो दैट ये जो 13 लैंग्वेज है जी, 13 लैंग्वेज में ये स्टूडेंट्स कैन एग्जामिनेशन दे सकते हैं जी। ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हमारा जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये 2013 साल में एक ऑर्डर लिया, ये सिमिलर काइंड ऑफ इनिशिएट। क्या था दैट हमारा जो 8 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज में सब्जेक्टिव एग्जाम जो मेन एग्जाम है वो ले सकते जी। तो ये जो दिया है एसएससी को जो अलाउ किया है, एसएससी ने जो अलाउ किया है ये बहुत अच्छा कदम है। ये कदम से अच्छा कंपटीशन बढ़ेगा, टैलेंट आएगा, रीजनल लैंग्वेज में जो टैलेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा। तो ये अच्छा कदम है, ये प्रिलिमिनरी हिसाब से बहुत अच्छा जी, उद्देश्य है गवर्नमेंट का। बिल्कुल, भाषा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनती है आगे बढ़ने में। भाषा संवाद में एक तरह से कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं कि जब बात रोजगार की आती है, नौकरी की आती है, तो उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। देवेंद्र सिंह जी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास लगातार भारतीय भाषाएं
जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको बराबरी का सम्मान मिले, हिंदी अंग्रेजी का बराबर सम्मान मिले, इसकी बात करती रही है। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया इस दिशा में, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से हम सरकार के इस बहुत ही युग परिवर्तनकारी कदम के लिए सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। पिछले 4-5 वर्षों से ये आवश्यकता महसूस की जा रही है। न्यास भी लगातार इस विषय को उठा रहा है और तदनुरूप सरकार ने वर्ष 2014-15 से सिविल सेवा परीक्षा, उसके बाद अभी नीट की परीक्षा, बहुत सारे परिवर्तन इस प्रकार के किए हैं जी। जो भारतीय भाषाओं को कहीं ना कहीं आगे लाने के, उनमें जो प्रतिभाएं हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे सिविल सेवा परीक्षा में जो अनिवार्य अंग्रेजी थी, क्वालिफाइंग 33% मार्क्स थे, हमारी मांग पर सरकार ने बाद में उसको 25% भी किया। नीट की परीक्षा कई भाषाओं में होने लगी। इसी प्रकार ये एक बहुत बड़ा, जैसा भी सरकार साहब ने कहा, रोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और आप इसकी गंभीरता ये देखिए, आम नागरिक जब केंद्र सरकार को अप्रोच करता है तो इन्हीं माध्यमों से करता है। जी। वहां पर यदि क्षेत्रीय भाषाओं से लोगों को आने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से उस विभागों में या परीक्षाओं सेवाओं में ऑल इंडिया कैरेक्टर बढ़ेगा। पर जब बात भाषा की चली है, इसी परीक्षा के अंदर अभी जो प्रारूप मैं देख रहा था, तो एक विषय इसके साथ मैं उठाना चाहूंगा जी। कि अंग्रेजी अनिवार्य का सेक्शन अभी भी 25% वहां पर है, जिसका वरीयता सूची में अंक जुड़ते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, राज्य सेवा परीक्षाओं में अधिकांश में और सिविल सेवा परीक्षाओं में इंग्लिश या लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग है और उसके पीछे यूपीएससी का क्लियर मैंडेट है कि जनरल एबिलिटी देखनी है, भाषा के अंदर छात्र की कैसी है, जिसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है। जी। आप यहाँ ये ध्यान दीजिए कि यहाँ अंग्रेजी जोड़ने और जो सेवा आवश्यकता है, जो एमटीएस की भर्ती है, उसमें जो लोग विभाग में काम कर रहे हैं, आप उनसे बात करें, सरकार साहब मेरी बात से सहमत होंगे कि उनका कार्य किस प्रकार का है। वहां चाय पानी पकड़ाना, कार्यालय की व्यवस्था देखना, फोटोकॉपी आदि करना, फाइल को एक विभाग से दूसरे विभाग में लेके जाना, इस प्रकार के कार्य हैं। ये अब समझ नहीं आता कि इस प्रकार के कार्यों में अंग्रेजी अनिवार्य, और अनिवार्य भी ऐसी जो 25% अनिवार्य पर है। यानी अंग्रेजी में मैं अच्छा हूं तो एक तरह से मुझे अनड्यू एडवांटेज यहाँ मिल रहा है। तो हमारा ये मत है कि इसके स्थान पर भारतीय भाषाओं को दिया जाए, क्योंकि अगर आप इसको ट्रेस बैक करेंगे तो कहीं ना कहीं औपनिवेशिक काल में जो सेवाएं थी कि अफसर अंग्रेज था और नीचे काम करने वाले जो स्तर पर हैं वो भारतीय थे, तो कम से कम वो अंग्रेज अफसर की बात समझते हैं। परंतु वो नहीं है। हमें आजाद हुआ 70 वर्ष होने को हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है अधिकाधिक भारतीय भाषाओं को इसमें मौका मिले। तो प्रश्न यहाँ अंग्रेजी के विरोध या इसका नहीं है। प्रश्न यह है कि अंग्रेजी एक विषय के रूप में यहाँ है जिसका 25% भारांश है, जिसका सेवा आवश्यकताओं से सीधा संबंध नहीं है। जी। तो हमें, हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री अतुल भाई कोठारी ने नारा दिया था कि माँ मातृभूमि मातृभाषा कोई विकल्प नहीं है। इससे पूर्व एक प्रसंग आया था जब फौज में एक भर्ती में शायद बटलर की एक पोस्ट थी, उसके लिए इंग्लिश में एग्जाम था। जब हमने इस पर पत्र लिखा भारत भाई जी ने, और उसके बाद उस चीज को गलती मानते हुए वहां उस चीज को हटाया गया। तो मेरा मत है कि बहुत ही अच्छा कदम है, पर इसे थोड़ा और तार्किक परिणति पे ले जाते हुए इसमें जो अंग्रेजी का सेक्शन है उस पर थोड़ा फोकस करके अधिकाधिक भारतीय भाषाओं को वहां महत्व दिया जाए, उसे क्वालिफाई करें, ताकि और बेहतर लेवल प्लेइंग फील्ड कम से कम यहाँ बन सके और सेवा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जाए। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, देश आज़ादी का अमृत काल मना रहा है। जाहिर सी बात है 75 साल से ज़्यादा आज़ादी को हो चुके हैं, और ऐसे में भारतीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं उनको सम्मान मिले, और जो इन भाषाओं को बोलते हैं, इस भाषा में कामकाज कर सकते हैं या समझ सकते हैं, उनको बराबरी का काम करने का अवसर मिले, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिले। सरकार का इसके पीछे ये उद्देश्य है। लेकिन शामिल जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहूँगा, क्योंकि हमारे देश में अगर भाषा की मैं बात करूं तो खासी विविधता देखने को मिलती है। हर प्रांत की अपनी एक खास बोली है। 13 भाषाओं को सरकार ने इसमें शामिल किया है। क्षेत्रीय भाषा से तात्पर्य क्या है? किस भाषा को क्षेत्रीय भाषा माना जाएगा? नहीं, देखिए, ये डिपेंड करता है जो गवर्नमेंट का जो सर्कुलर इशू किया है, तो पहले स्टेप जो दिया है 13 भाषा को दिया है जी। हमारा यूपीएससी में जो भाषा दिया है वो 22 लैंग्वेज है। जो 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज है 22 लैंग्वेज है। तो ये 13 होगा कि 22 होगा, ये थोड़ा डिपेंड करता है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, पहले इनिशिएटिव क्या है।
बट जो आइडिया है दैट हमारा जो कंपटीशन, जो टैलेंट है, जो रीजनल लैंग्वेज में जो टैलेंट है, ये टैलेंट का भी गवर्नमेंट का लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो मातृभाषा है, जो रीजनल लैंग्वेज में है, ये नंबर वन प्रायोरिटी है। जी जो रीजनल लैंग्वेज है, आप देखिए, कोई स्टेट लीजिए तो उनको जो रीजनल लैंग्वेज है वो नंबर वन प्रायोरिटी है। तो एक स्टूडेंट जो पहले से पढ़ता है गवर्नमेंट जो जो स्कूल जाता है, तो उनका नंबर वन प्रायोरिटी वो जो रीजनल लैंग्वेज भी है। जी तो उनको जो इम्पोर्टेंस दिया गया है ये एसएससी एग्जाम में, ये बहुत बड़ा कदम है। जी क्योंकि आप देखिए, जो जो काम जो होता है, देखिए रिक्रूटमेंट एक स्टेप है। गवर्नमेंट आने के टाइम में रिक्रूटमेंट एक एक स्टेप है। उसके बाद जो स्टेप है, ये बहुत लंबा स्टेप है। एक एम्प्लॉयमेंट 30-35 साल होता है। जी 30-35 साल में ये जो रीजनल लैंग्वेज है, इनका अलावा जो हिंदी लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इनका बहुत जरूरी पड़ता है काम करने के लिए। तो ये होता है ट्रेनिंग के बारे में। जो रीजनल ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए दैट पर्सनल डेवलपमेंट, जो एम्प्लॉयज है, जो ग्रुप से एम्प्लॉयज है, 89% ग्रुप ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज जी जो है, और 9% ग्रुप बी एम्प्लॉयज है जो एसएससी करता है, इनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। तो रिक्रूटमेंट प्लस ट्रेनिंग प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग, ये जो है, ये हमारा एम्प्लॉयज का बहुत जरूरी है। जी ये बहुत को करना चाहिए एवं सरकार को इसके ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का जो रेटिंग, अगर कोई बेंचमार्किंग अगर कोई करेगा, तो इनका बहुत जरूरी है दैट हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और एम्प्लॉय का आउटपुट कैसे है। ये तो बहुत टोटल लेकिन पिक्चर है। श्यामल जी, लेकिन एक मुद्दा जो देवेंद्र जी ने उठाया, खास तौर से अंग्रेजी की अनिवार्यता का, किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन केवल अंग्रेजी की अनिवार्यता हो, यह मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम भारतीय भाषाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं ताकि क्षेत्रीय जो भारतीय भाषाएं हैं उनको समान अवसर लोगों को मिल सकें। अंग्रेजी के अनिवार्यता के पहलू को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, आप गवर्नमेंट में देखिए, अगर काम कैसे चलता है, कौन सा लैंग्वेज में चलता है, ये मिक्स एक्सपीरियंस है। जी कोई कोई फाइल इंग्लिश में चलता है, कोई कोई फाइल हिंदी में चलता है, बट प्रिडोमिनेंटली जो दिल्ली में जो गवर्नमेंट है, ये इंग्लिश के ऊपर चलता है। जी आप रीजन में जाइए, रीजन में भी यही प्रॉब्लम है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में आपका इंग्लिश चलते हैं, हिंदी चलते हैं, कोई रीजनल लैंग्वेज में नहीं चलते हैं। तो जी जो हमारा एम्प्लॉई दूसरे लैंग्वेज में आ रहा है, दूसरे लैंग्वेज से आ रहा है, रीजनल लैंग्वेज से आ रहा है, उनको ये हिंदी जाना लर्न करना, इंग्लिश लर्न करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम चल रहा है, जी अगर ये चेंज हो जाएगा, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बट अभी जो चल रहा है, ये इंग्लिश के बारे में इम्पोर्टेंस है, हिंदी बारे में इम्पोर्टेंस है, रीजनल लैंग्वेज में इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। बट फिर भी ये कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग है और जो काम है, इनके लिए बहुत अच्छा है। ये इनके लिए बहुत सुविधा अच्छा है, और ये वो तो करना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज से हमारा इंटेक आना चाहिए, बहुत चाहिए। जी ये बहुत बड़ा कदम, अच्छा कदम है। जी बिल्कुल, क्षेत्रीय भाषाओं को अधिकार मिले, बराबरी का अवसर मिले, जो उन क्षेत्रीय भाषाओं को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अंग्रेजी, एक अगर व्यवहारिक बात की जाए तो अंग्रेजी की भी ज़रूरत है, क्योंकि शासन पद्धति में अंग्रेजी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, संवाद की दृष्टि से, कामकाज की दृष्टि से। लेकिन देवेंद्र जी, एक बड़ा सवाल, क्योंकि बात भाषा के आधार पर असमानता की भी आती है। क्या आपको लगता है सरकार के इस फैसले के बाद जो 13 भाषाएं शामिल की गई हैं परीक्षाओं के लिए,
क्या उससे भाषा के चलते जो क्षेत्रीय असमानता थी वो दूर हो पाएगी? दूर हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी? देखिए, दूर बिल्कुल होगी और ये दूर करने की और ही एक कदम है। आज 13 भाषाएं हैं, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा। संविधान में उल्लिखित जो हमारी 8वीं अनुसूची की अन्य भाषाएं भी शामिल की जाएंगी, जैसे सिविल सेवा परीक्षा में। तो निश्चित रूप से आप देखिए, ये हमेशा एक लैंडमार्क चेंज होते हैं। जो 79, 80, 81, 82 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, आप उनसे बात कीजिए। जी जब उनको अपनी भाषा में लिखने पढ़ का मौका मिला, तो निश्चित रूप से पूरा उसका चेंज हुआ। जो प्रोफाइल थी, कितने अधिकारी अंग्रेजी माध्यम से आ रहे हैं और कितने उससे आ रहे हैं, उसका फर्क पड़ा। दूसरे भाषा में पढ़ने वाले, अब आप देखिए ना, हमारी शिक्षा नीति कहती है कि मातृभाषा में पढ़ाई हो, और अगर वहां जाके मातृभाषा में अगर आपको बैठने का ही मौका नहीं मिल रहा, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, एग्जाम देने का, तो मातृभाषा में पढ़ाई करना शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुसार और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो आपस में असंगत हो गए। तो इस दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा कदम है, और ग्रेजुअली मुझे पूरी आशा है कि धीरे धीरे इसको पूरी सभी भाषाओं में लागू किया जाएगा। और केवल एसएससी नहीं, अभी और भी कुछ परीक्षाएं हैं जो भी नेग्लेक्ट का शिकार हैं कुछ हद तक, जी उनमें भी ये कदम आएगा। आप देखिए, जैसा सरकार साहब ने कहा, आजादी के 75 वर्ष हो गए हैं, तो हम हर बार ये कि चला आ रहा है से आगे गवर्न नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हमें नया ट्रेंड सेट करना पड़ेगा, चीजों को धीरे धीरे बदलना होगा। तो ग्रेजुअली बदलेंगी तो सारा काम हमारी ही भाषाओं में हो सकेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है जी और सरकार से पूरा उम्मीद भी। देवेंद्र जी, आपने अंग्रेजी की अनिवार्यता की बात कही। जैसा श्यामल जी ने कहा कि ठीक है, भारतीय भाषाओं को सरकार सम्मान दे रही है, क्षेत्रीय भाषाओं को भी अब बराबरी का दर्जा मिल रहा है। अंग्रेजी की एक तरह से व्यवहारिक जरूरत भी है। शासन में कामकाज कैसे होगा? कोई एक भाषा तो चाहिए होगी ना कामकाज के लिए। बिल्कुल, मैं आप ये देखिए, रेलवे का जो एग्जाम है वो बहुत सारी भाषा में लिया जा रहा है, नीट का लिया जा रहा है। तो शासन में भाषा की आप बात कर रहे हैं, तो ये आपने कहा ना, सेवा आवश्यकताएं, आप देखिए एमटीएस के अंदर काम करने वाले की सेवा आवश्यकताएं क्या हैं। क्या उसे अंग्रेजी में उनके सचिव महोदय ऑर्डर देते हैं कि प्लीज ब्रिंग 4 कप्स ऑफ टी हियर एंड ब्रिंग दैट थिंग देयर एंड कीप दैट फाइल विद मी? नहीं। वो मतलब जिसे हम पहले ग्रुप डी की सर्विस कहते थे, वो एमटीएस नॉन टेक्निकल है, उसके अंदर अंग्रेजी की अनिवार्यता का कोई अर्थ नहीं। और दूसरा आप देखिए ना, सिविल सेवा परीक्षा हमारे देश की सबसे ऊंची परीक्षा है, वहां पर केवल 25% क्वालिफाइंग इंग्लिश है। और यहाँ जो व्यक्ति आ रहा है एमटीएस में, ये 10वीं पास है, तो वर्किंग नॉलेज तो इसके पास है। प्रश्न यहाँ ये था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसलिए रखा गया कि भाई लाखों लोग अप्लाई करेंगे, तो उसमें कैसे चुना जाए। तो उसमें आपने भाषा का भी एक टेस्ट रखा, तो जी भाषा के टेस्ट में आपने सिर्फ अंग्रेजी को रखा और उसको 25% वेटेज दे दिया। जी इसकी वजह से पूरा परिणाम डिस्टॉर्ट होगा ही होगा। सरकार साहब को याद होगा 2014 में जब हम लोगों ने आंदोलन किया था, तब यही स्थिति आई थी कि क्षेत्रीय भाषाओं में चयनित होने वाले सिविल सेवा परीक्षा में जो उम्मीदवार थे, उनकी संख्या 100 भी नहीं थी, और सारे छात्र अंग्रेजी सेलेक्ट हो रहे थे। रीजन की थोड़ा सा पैटर्न उसका टिल्ट हो गया था एक विषय विशेष के पक्ष में। तो इसीलिए मेरा आग्रह है कि सेवा आवश्यकताओं को देखते हुए यह बिल्कुल जायज कदम है, बहुत अच्छा कदम है सरकार का। पर अंग्रेजी की अनिवार्यता पर अब सोचने का समय आ गया है। हमारे देश में क्यों अंग्रेजी की अनिवार्यता? अगर आप हायर एग्जाम्स की बात करेंगे, वहां है नहीं, ग्रेजुएट वो व्यक्ति पहले से है, और जो लोअर स्टाफ है, वहां आप डाइवर्सिटी को प्रमोट कीजिए ना। अगर आप अंग्रेजी करेंगे, अभी प्रैक्टिकली क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, आप मंत्रालयों में जो अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए, या जो कर्मचारी हैं उनसे बात कीजिए, ये पैटर्न बैंक पीओ या दूसरे जो एग्जाम्स हैं उनसे मैच खाता है। वहां जिन अभ्यर्थियों को बैठना है वो इस परीक्षा में बैठते हैं, फिर यहाँ आके वो मंत्रालय में एक तरह से काम नहीं करते, तो उनको इंतजार होता है कि कहीं और उनका सिलेक्शन हो जाए, और वो पद छोड़कर चले जाते हैं। तो इसलिए इस दृष्टि से भी यहाँ विचार करना आवश्यक है कि अंग्रेजी की कितनी भूमिका है। जो जी लोग अंग्रेजी में बहुत अच्छे हैं, उन एग्जाम जी में स्कोर करते हैं, वही इस एग्जाम में एक सीट ले लेते हैं, और जी बाद में वो खराब होता है। जी इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, सेवा आवश्यकता के अनुरूप। और अब आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद हमें ये विचार करना होगा। हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो लगातार अपनी भाषा में काम कर ही रहे हैं, और इस बात को निरंतर बढ़ावा मिल ही रहा है। आपने हाल ही में भी जो लेकिन केंद्रीय कुछ बैठकें बिल्कुल हुई हैं उनका बिल्कुल आप देखिए बात पर आया हुआ है। बिल्कुल तो इसलिए मेरा मानना है कि अंग्रेजी का ये मोह हमें अब जो चला आ रहा है, एक तरह से प्रथा जो चली आ रही है, उसे धीरे धीरे बदलने की आवश्यकता है। और आप क्षेत्रीय भाषाओं से ही उसे रिप्लेस कर सकते हैं, जी क्योंकि हमारी आजादी के 75 वर्षों बाद एक तरह से वो हमारा अधिकार है। जी जी अच्छा, क्या है बिल्कुल ये जो हमारा जो एक्चुअली क्या हो रहा है, जी श्यामल जी फील्ड में क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, ये जो रिक्रूटमेंट के बाद, एसएससी रिक्रूटमेंट के बाद
क्या कैसे काम चल रहा है, कौन से लैंग्वेज में काम चल रहा है, ये जो अगर आप देखेंगे तो जो ग्रुप बी जो है स्टाफ है जो रिक्रूट हुआ है उनके लिए इंग्लिश और हिंदी ये दोनों लैंग्वेज का बहुत जरूरी है। ग्रुप जो सी है, ग्रुप सी जो मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है उनके लिए नोटिंग जो लिखना बहुत ये इतना जरूरी है बट इतना आवश्यकता बहुत इतना नहीं है जो ग्रुप बी के ऊपर है। श्यामल जी, एक बहुत व्यवहारिक सवाल मेरा आपसे ये है, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि हर बार भाषा के नाम पर उत्तर भारत, दक्षिण भारत, हिंदी बनाम दूसरी भाषा, तमाम तरह के विवाद खड़े किए जाते हैं। हालांकि ये कोई मुद्दा नहीं है कि भाषा के नाम पे कोई विवाद खड़ा किया जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो सरकार ने फैसला लिया है, जो क्षेत्रीय भारतीय भाषाएं हैं उनको परीक्षा में शामिल किया है, नौकरी के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये मुद्दा जो है नौकरी का वो हर युवा के साथ जुड़ा है। क्या इससे समान अवसर प्राप्त होंगे? क्योंकि अंग्रेज जी, ये तो बहुत अच्छा कदम है जी, क्योंकि हमारा जो टैलेंट हमारा रीजनल लैंग्वेज में भी है, तो टैलेंट गवर्नमेंट में टैलेंट आना चाहिए। तो ये टैलेंट कैसे आएगा? अगर कोई लैंग्वेज को ओपन अप नहीं किया है तो टैलेंट नहीं आएगा। इसीलिए गवर्नमेंट में जो ओपन किया है रीजनल लैंग्वेज में 13 लैंग्वेज में, ये बहुत अच्छा कदम है जी, हमारा कंपटीशन बढ़ेगा, अच्छा आदमी आएगा, इनके लिए गवर्नमेंट का बहुत फायदा होगा। जी, इसीलिए ये कदम हमारा बहुत गवर्नमेंट को कांग्रेचुलेट करना है। जी, बिल्कुल। ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षेत्रीय भाषाएं समान अवसर मुद्दा इस दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर साधना पाराशर जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। साधना जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, जो 2022 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें भी मातृभाषा को बढ़ावा देने पर सरकार ने जोर दिया है। जो सरकार अपनी पॉलिसी लेके आई थी उसमें भी इस बात पे जोर था कि अलग अलग जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें पढ़ाई हो, वो चाहे तकनीकी पढ़ाई हो या दूसरे किस्म की पढ़ाई हो, सरकार इस पे जोर देना चाहती है। मेरा सवाल आपसे जो है कि क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं वो क्या अब समान अवसर दे पाएंगे युवा को? जो नौकरी में खास तौर से अंग्रेजी बाधा बनती है या दूसरी भाषा कोई बाधा बन सकती है, 13 भाषाओं को शामिल करके सरकार ने क्या इस दिशा में एक पहल की है? क्या लाभ होगा इससे? एक नेशनल लेवल पे एक टेस्टिंग एजेंसी हो जो कि असेसमेंट्स बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो हमारा रिक्रूटमेंट का नहीं बल्कि जो एग्जिट एग्जाम्स है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उस पे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कार्यरत है। इसमें हमने 2020 में ही शुरुआत कर दी थी और 2020 में जो एक राष्ट्रीय बहुत बड़ी परीक्षा मानी जाती है जेईई, जी, जिससे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, वो परीक्षा में वो 3 लैंग्वेजेस में होती थी, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती, और उसमें हमने 13 लैंग्वेजेस में परीक्षा कराई 2020 में, जिसमें असमी, बांग्ला और मलयालम, कन्नड़, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल थे। फिर नीट भी करीब 11 भाषाओं में होती थी 2020 तक, उसको भी हमने इन 13 भाषाओं में किया। शुरुआत में एक परीक्षा एजेंसी जो शुरू होती है उसके लिए बहुत सारा इसमें कहना चाहिए कि इसमें बहुत मेहनत लगती है कि आप रीजनल लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट्स साइंस में लाएं, लेकिन अब हम 3-4 वर्षों बाद ये बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि हमारे देश में कोई इस तरह की कमी नहीं है। आइडेंटिफाई करना और प्रचारकों को और अध्यापकों को और सीनियर प्रोफेसर्स को अपने साथ जोड़ना कुछ समय जरूर लग सकता है, जी, लेकिन बहुत सी चीजें हमने, बच्चे जो वर्नाक्युलर मीडियम में पढ़े हैं उनको हम रीच आउट कर पाए हैं और हमने अपना रिजल्ट्स का एनालिसिस भी किया है, स्पेशली नीट में जो कि एक सिंगल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, और हमने पाया है कि जो एक छोटे कस्बे में, छोटे गांव में वर्नाक्युलर मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, जिनको कोचिंग की भी जो बड़े शहरों में मौजूद है सुविधा वो प्राप्त नहीं है, तो वो भी बच्चे इसमें हो पाए हैं।
तो ये हमारा एनालिसिस दिखाता है। अभी नंबर्स कम है, वर्नाक्युलर मीडियम में, रीजनल लैंग्वेजेस में बच्चे कम आ रहे हैं आगे, तो लेकिन अगर हम इसको लगातार इस पर अपना वो बनाए रखेंगे तो आने वाले समय में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बच्चे मेहनती हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं जी उनके भाषा एक माध्यम बनेगी, और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, मेरिटोक्रेसी है, उसको एक बहुत बढ़ावा मिलेगा। जी साधना जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, क्योंकि असमानता का मुद्दा आता है बार बार, और सवाल अगर रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो, तो उसमें कभी कभी भाषा एक तरह से बाधक बन जाती है। जो आपने कहा भाषा माध्यम बननी चाहिए जीवन संवारने में, जीवन बनाने में, लेकिन भाषा कभी कभी बाधक बन जाती है। किसी को अंग्रेजी नहीं आती है लेकिन अपनी क्षेत्रीय भाषा अच्छी आती है उससे, अगर उसको समान अवसर नहीं मिलेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? इस दृष्टि से आप कैसे देखती हैं, क्या असमानता दूर होगी, समान अवसर मिलेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि पूरे विश्व में इस बात पे अब रिसर्च हुई है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक गुण है, देन नहीं है। इसे पहले किसी और दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च कि अगर किसी भी व्यक्ति को एक से ज़्यादा भाषा आती है तो वो उसके लिए उसको आगे ले जाने के लिए वो सहायक ही रहेगी। और अगर आप अपनी भाषा में आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस है, जिस भी आप फील्ड में कार्य कर रहे हैं, जी आपका जानकारी है, तो भाषा बाधक नहीं बन सकती। और चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो आगे उच्च शिक्षा की बात हो, और चाहे वो किसी भी तरह के रिसर्च एरिया में बात हो, मुझे नहीं लगता कि ये भाषा का किसी भी तरह से बाधक रहना, और हमारे देश में जहाँ पे इतनी लिंग्विस्टिक जी डाइवर्सिटी, ये बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। बिल्कुल, जाहिर तौर पे सरकार के इस फैसले से हिंदी अंग्रेजी के अलावा भारतीय भाषा की जो अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको बल मिलेगा। साथ ही हमारे देश की जो भाषाई विविधता का उत्सव है उसे भी मनाने का मौका देश को मिलेगा, देश के सभी क्षेत्रों को मिलेगा। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सनसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।